26/11 के बाद कितने तैयार हैं हम? क्या देश इस वक्त भी सो रहा है या फिर हम सीखेंगे सबक? यही है वो बड़ा सवाल जो आज इस बड़ी बहस में हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ सत्यपाल सिंह, जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, वो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। केसी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी सिंह फॉर्मर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। हमारे साथ वाईपी सिंह साहब, पूर्व आईपीएस अधिकारी, भी इस पूरी चर्चा में जुड़े हैं। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ, नेता कांग्रेस पार्टी के, इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को यह रिपोर्ट दिखाते हैं। 26/11, 4 साल पहले की ये तारीख अभी भी नासूर बनकर हिंदुस्तान को चुभती है। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों के खूनी खेल की यादें आज भी हर किसी को सहमा देती हैं। लेकिन आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि भविष्य में ऐसी ही आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों में अभी भी जबरदस्त खामियां हैं। तो क्या हमने अब तक 26/11 से कोई सबक नहीं लिया? छब्बीस 11/2008 आखिर हिंदुस्तान कैसे भूल सकता है इस तारीख को? 10 आतंकवादियों की बंदूकों से निकली गोलियों ने मुंबई में 150 से ज्यादा बेगुनाहों के सीने को छलनी कर दिया था। मुंबई और देश के दूसरे इलाके फिर से जख्मी न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मुंबई हमले के बाद किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता तैयारियों के तमाम दावे किए। मुंबई हमले की चौथी बरसी के ठीक एक दिन पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने भी यही भरोसा दिया कि देश की आर्थिक राजधानी अब पूरी तरह से महफूज है। मुंबई पुलिस पिछले 4 सालों में काफी आगे बढ़ी है और हमको ये मालूम है कि धोखा सच्चा है। धोखे के सोर्स क्या हैं, धोखे के रूट क्या क्या हो सकते हैं, धोखे को, उस आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले कौन सी संस्थाएं हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से लोग हो सकते हैं, कौन सी जगह हो सकती है और कौन से लाइकली टारगेट्स हो सकते हैं जहां पर अटैक हो सकता है। मायानगरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अफसर ने सुरक्षा की गारंटी तो पेश कर दी, लेकिन 4 साल बाद भी कुछ सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या मुंबई और देश किसी और बड़े आतंकवादी हमले से निपटने के लिए वाकई तैयार है? क्या सरकार ने तैयारियों के जो भी दावे किए वो पूरे हो चुके हैं? क्या अब कभी दूसरा आतंकी हमला नहीं होगा? आज तक ये सवाल क्यों उठा रहा है और क्या है इन सवालों के पीछे की वजह? अब आप इस पर भी गौर फरमाएं। 26/11 के बाद मुंबई पुलिस को मिली सभी 27 स्पीड बोट्स गड़बड़ स्थिति में बेकार पड़ी हैं। जमीन और पानी दोनों में चलने वाली 14 एम्फीबियन गाड़ियों में से 5 पूरी तरह से आउट ऑफ ऑर्डर हैं। तटीय सुरक्षा के लिए अब भी पेट्रोल बोट की मांग की जा रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जिन पुलिस कर्मियों की नियुक्ति समुद्री सुरक्षा के लिए की गई है, उनमें से कई बिना प्रशिक्षण के तैरना भी नहीं जानते हैं। मुंबई में 800 करोड़ की योजना से 6000 सीसीटीवी कैमरों को लगाने का दावा किया गया, लेकिन अभी भी इसे लागू करने के लिए 1 साल का वक्त और लगेगा। 4 साल बाद अभी भी मुंबई के कई बड़े अस्पताल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुविधाओं के लिहाज से तैयार नहीं है। राज्य सरकार ने जिस इंटेलिजेंस एकेडमी की स्थापना की, उसमें शामिल 200 में से 75 विशेषज्ञों ने एकेडमी छोड़ दी है। बम स्क्वाड को जितने बम निरोधक सूट और खोजी कुत्तों की दरकार है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की तर्ज पर राज्य सरकार की बनाई हुई फोर्स 1 के पास पुलिस में ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है। और तो और समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए बनाई गई सगारी पुलिस स्टेशन आज भी अपनी बिल्डिंग के अभाव में सरकारी मकान में काम कर रही है, जबकि 2 पुलिस स्टेशनों में अभी भी 1180 पुलिस कर्मियों की कमी है। अब तक आपको भी एहसास हो चुका होगा कि 26/11 से सरकार ने क्या और कितना सबक लिया है। हालांकि शहर को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ कदम भी जरूर उठाए गए हैं, जैसे पुलिस स्टेशन स्तर पर इंटेलिजेंस सेल बनाए गए हैं। पुलिस के खास दस्ते को AK-47 और MP5 सब मशीन गन से लैस किया गया है। पिछले 1 साल में पुलिस ने 3000 बुलेट प्रूफ जैकेट को खरीदा है। 90 रेलवे स्टेशनों पर करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों को तैनात किया जा चुका है। लेकिन क्या इतने भर से ही सरकार और प्रशासन
किसी दूसरे आतंकी हमले को रोकने का भरोसा जता सकता है। को ये कह दो एज पुलिस कमिश्नर कि हम जो है धोखा हो नहीं सकता या हम लोग एकदम इतने परफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। ये डायनामिक बातें हैं, चल रही हैं, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, हमारा अलर्टनेस चालू है। डेली डे टू डे लेवल पर हमारा जो ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने लोगों को हम इंस्पायर कर सकते हैं, इंडोक्ट्रिनेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक पब्लिक का सहयोग हमारे पास नहीं होगा, इसलिए पब्लिक में जागृति करने के लिए हम लोगों ने नए कुछ इनिशिएटिव लिए है। सरकार कह रही है कि ग्लास आधा भर चुका है, लेकिन शायद उसे ये नजर नहीं आ रहा है कि ग्लास आधा खाली भी है। आखिर इस हालात में मुंबई कैसे सो सकती है सुकून से? मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। और मुंबई ही नहीं, पूरा देश आखिर सुकून से कैसे सो सकता है? आतंकवाद का जिस तरह का खतरा इस वक्त देश के सामने है, एक के बाद ऐसी तमाम घटनाएं पाकिस्तान में होती हुई जो इशारा करती हैं कि अभी भी वो शांत नहीं है, वो आतंकी एलिमेंट्स जो इस वक्त भी पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे हैं। और यही है वो बड़ा सवाल जिसे आज हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। वक्त जाया किए बिना सबसे पहले सत्यपाल सिंह साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि आप मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, आपने बहुत करीब से देखा और समझा है आतंक के खिलाफ हमारी किस तरह की तैयारी है। क्या आप इस देश को ऐसे मकाम पर आश्वस्त करने की स्थिति में हैं कि आप उन्हें कहें कि ऐसी कोई भी घटना होगी? ठीक है, हम मानते हैं कोई घटना कहीं घटेगी, आप उसको पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो कमियां हैं, जो हमने खुद कहा था कि हम एनसीटीसी बनाएंगे, जो सुरक्षा कर्मियों की कमी है हम उसे पूरा करेंगे, जिन कैमरास की कमी है वो हम खत्म करेंगे, जो हथियार चाहिए, कितना बड़ा ये एक तरह का धोखा है कि ओमले जैसे जो हमारे जवान शहीद हुए, उनके पास सिर्फ लाठी थी एक हाथ में। करकरे साहब एटीएस चीफ, उनके पास जो जैकेट थी वो नाकाफी थी। क्या उन्हीं कमियों के साथ हमारी पुलिस फोर्स आज भी जूझ रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप लोगों ने जो अभी जो गिनाई है, जो कमियां गिनाई है, या जो उदाहरण आपने दिया है कि शहीद तुकाराम ओमले के पास केवल लाठी थी, या शहीद हेमंत करकरे के पास जैकेट सही नहीं था, ये बातें ऐसी नहीं कि उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। ये बातें बहुत ही छोटी बातें हैं। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके जरिए पूरे देश के नागरिकों को ये कहना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 4 साल के मुकाबले में, 4 साल की बात तो बहुत दूर है, पिछले 1 साल के मुकाबले में, पिछले 6 महीने के मुकाबले में मुंबई पुलिस आज ज्यादा सक्षम है और ज्यादा तैयार है आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए। 1200 के लगभग 1180 पुलिसकर्मियों की कमी है अभी भी सर? ये जो कमी, ऐसी हमारे पास कोई कमी नहीं है। और ये कमी कहना कि जहां हमारे पास 48,000 पुलिस फोर्स है, उसमें अगर 1000 आदमी की अगर कमी अगर है भी, पहली बात तो ये है नहीं। अगर पहले हमने सब रिक्रूट किए हैं, अभी हमारे अंडर ट्रेनिंग में हमारे जवान हैं। दूसरी बात सिर्फ नंबर की नहीं है, बात यहाँ पर ट्रेनिंग की है, बात यहाँ पर क्वालिटी की है। अगर हमारे पास क्वालिटी है, हमारे पास अच्छी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, हमारे पास अच्छी वेपनरी है, अच्छी हमारे पास ट्रेनिंग है, अच्छा हमारा इंटेलिजेंस बेस है, हमें लोगों का सपोर्ट है, तो ये नंबर कुछ मायने नहीं रखता है। चलिए, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन इतिहास गवाह है इस देश में कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में आम आदमी को आतंक के सामना करने में कमी पड़ी है पुलिस फोर्स की तरफ से। वीआईपी के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाता है और ये कई अधिकारियों ने ही कहा है। मैं लौटूंगी इन सवालों के साथ। वाईपी सिंह साहब, केसी सिंह साहब हमारे साथ हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब आपके पास आते हुए, बड़ा सवाल, बड़ी तस्वीर अगर हम देखते हैं तो अभी भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे अगले हादसे का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जहां तक सतपाल सिंह जी ने कहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छे ऑफिसर हैं और मुंबई पुलिस कमिश्नर बने हैं। उन चीजों का जरूर ध्यान वो रखेंगे, उस पर कोई वाद विवाद नहीं है। सवाल ये है कि जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है, ये सोर्स जो है वो पाकिस्तान के जरिए वो लड़ाई शुरू हुई थी और 9 लोग मारे गए, एक को हमने फांसी चढ़ा दिया है। सर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, शायद कोई मोबाइल आपके आसपास है, उससे दिक्कत आ रही है। अगर उसको आप ऑफ कर दें और फिर अपनी बात पूरी करें। जी अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। मैं सतपाल सिंह जी की बात से सहमत भी हूं और वो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, मुझे पूरा भरोसा भी है। जी।
लेकिन मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि 26/11 जहां से हमले का सोर्स है, जो 9 हमलावर आए उसको हमने मारा, एक को फांसी चढ़ाया, लेकिन उसके जो मास्टरमाइंड हैं, हाँ, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, उनको अभी तक हमने कोई कदम उठाने में हम कामयाब नहीं हुए हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर अजमल आमिर कसाब के मरने के बाद वहां पर लोग इकट्ठे और एकजुट होकर भारत पर कैसे हमला करें, ये तैयारियां चल रही है। और दूसरी बात जी, दूसरी बात अंजना, दूसरी बात ये है कि भारत सरकार ने 26/11 के बाद बातचीत बंद की थी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने जो हमने डोजियर दिए थे, जिन आतंकवादियों की लिस्ट दी थी, वो अभी तक उन्होंने सौंपा नहीं है। भारत पूरा तैयार हो सकता है, कुछ कमियां हैं उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन जो पाकिस्तान की सरजमी से जो साजिश होती है उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पर भारत सरकार का जोर होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस पर केसी सिंह साहब आपसे मैं प्रतिक्रिया लूंगी। सवाल उसी तरह से कायम है कि किस तरह से हम आतंकवाद के खिलाफ तैयार हो पाए हैं 26/11 के बाद। 4 बरस बीत गए हैं, यही है बड़ा सवाल। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। शाहनवाज हुसैन साहब, आपसे मैं ये सवाल पूछूंगी कि एनसीटीसी पे फिर क्यों राजनीति हुई है, लेकिन आपके पास आने से पहले, क्योंकि सत्यपाल जी कुछ ही देर के लिए हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, सत्यपाल जी आपसे एक बहुत ही ईमानदार सवाल है, क्योंकि इस वक्त भी जब मैं बहस कर रही हूं, कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, सीएसटी पर अगर वो जाते हैं तो अभी भी उन्हें लगता है कि कोई सुरक्षा नहीं है। वो डर, वो खौफ, वो दहशत जो लोगों के मन में है, वो कैसे जाएगी? कौन सी ऐसी सबसे बड़ी अड़चनें हैं जो पुलिसिंग में आपको आज भी आती हैं आतंकवाद के खिलाफ? मैं अंजना जी बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे अभी श्री शाहनवाज हुसैन ने बताया, हम लोगों ने एक जिंदा आतंकवादी कसाब को पकड़ा, कसाब अभी फांसी पर चढ़ गया। अगर वास्तव में आतंकवाद का अपने को मुकाबला करना है तो केवल मात्र ये कहना कि पुलिस तैयार हो जाएगी तो उसका समस्या का समाधान हो जाएगा, ये उसका निश्चित उत्तर नहीं है। किस प्रकार से कसाब जैसे लोग बनते हैं, कैसे आतंकवादी तैयार होते हैं, ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को कौन पनपाता है, कौन इधर उधर फैलाता है, जिसको हम बोलते हैं कि जब तक, जिसको हम अंग्रेजी में सबवर्जन बोलते हैं, हमारे माइंड का सबवर्जन न हो, हमारे बच्चे युवा वर्ग में इस प्रकार की भावनाएं न फैले, इसलिए हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर एक आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, जहाँ राष्ट्र धर्म सिखाया जाए, जहाँ राष्ट्र के प्रति भावना सिखाई जाए, जहाँ आतंकवाद किसी के प्रति जो है घृणा नहीं करता। आप एक कंसोलिडेटेड एफर्ट की बात कर रहे हैं सिंह साहब, लेकिन सवाल ये है कि अभी पाकिस्तान अपनी नीयत बदल देगा या पाकिस्तान सुधर जाएगा, ये हम नहीं भरोसा रख सकते हैं। अब केसी सिंह साहब, पाकिस्तान और उसकी नीयत, उसके रवैये को लेकर मुद्दे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। केसी सिंह साहब, ये आपने बहुत करीब से उसको देखा और समझा है। पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला, कसाब को फांसी दे देना एंटी टेररिज्म स्टेप नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया के बाद एक जिंदा आतंकी को हमने पकड़ा, उसको फांसी देखा। आज भी पाकिस्तान में उसी तरह से आतंकवाद का ढांचा पल रहा है और हम उतने ही काफी नाकाम दिख रहे हैं उसको हैंडल करने में। ये बात आपकी ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये टेररिज्म जो है आजकल, जिसको कहते हैं ग्लोबल हो चुका है। ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला नहीं है, और इसमें जो हिंदुस्तान की चिंता थी उसको दूसरे देश समझने लगे हैं। पिछले 3-4 साल में जो तब्दीली आई है वो अमेरिका के रुख में आई है। जैसे आपने देखा 26/11 में सिर्फ मेन हमला हिंदुस्तान पे था, लेकिन उसमें कुछ उनके भी सिटीजन थे जो मारे गए। उसके बाद अगर हमें वो मदद ना करते, डेविड हेडली को पकड़ के वो हमें ना बताते कि यहाँ पे 2 साल वो आता रहा, नक्शे उसने बनाए, दोस्तियां उसने बनाई, तो समझ में हमें नहीं आ रहा था। सोचा ये जा रहा था कि इन लोगों को शायद हिंदुस्तान के लोगों ने या लोकल आदमियों ने इंटेलिजेंस दी है, लेकिन जब डेविड हेडली ने बताया कि वो बाहर से आके सारी इंटेलिजेंस लेके गए हैं, तो फिर पता चला कि ये तो एक साजिश बहुत बड़ी थी। वो अमेरिका में रहने वाला था, वहां से पाकिस्तान में आया, और वो जो प्रेशर पाकिस्तान पे इंटरनेशनल पड़ा है, उसका आखिरी जो नतीजा निकला, वो जो अबू जंदाल को सऊदी अरेबिया ने हमें दिया। वो कभी भी सऊदी अरेबिया, पहली बार है कि सऊदी अरेबिया ने एक कदम उठाया। जब मैं इमरात में एम्बेसडर था 99 से 2003 तक, मेरे को पता है कितनी मुश्किल से हमने कुछ आतंकवादी वहां से वापस किए, लेकिन जब वो एक बार पाकिस्तानी पासपोर्ट ले लेते थे, तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला बनने पे
जो खाड़ी के देश हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर आपकी मदद नहीं करते। लेकिन अबू जंदाल को वापस देना और उसके बाद सुना जा रहा है कि 1-2 आदमी और पकड़े हैं, तो जो फंदा फांसी का फंदा है वो सिर्फ कसाब के गले में नहीं, वो पाकिस्तान के गले में भी पड़ा है। अब उनको सोचने की बात यह है कि आस्ता आस्ता ये तंग होता जा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि जब तक वो आतंकवाद पे काबू नहीं डालेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं और देशों पे भी असर पड़ रहा है। और कारजाई प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, वो आमतौर पे कहते हैं कि सारा आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है। और लेकिन यही से पूरी बहस को आगे लिए चलेंगे और ये सवाल आपसे करेंगे अखिलेश सिंह जी कि विदेश नीति में इस तरह से हम क्यों चुके हैं, जिस तरह से पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाना चाहिए था उसमें हमने कमी छोड़ दी है। सवाल बहुत सीधा, बहुत सख्त है और वो ये कि 26/11 के बाद कब सीखेंगे हम सबक, और यही सवाल सभी खास मेहमानों के साथ हम उठा रहे हैं। अखिलेश सिंह जी, बड़ा सवाल यह है कि ऐसे मकाम पर भी हम कसाब की फांसी को राजनीतिक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ एक बड़े कदम के रूप में दिखाकर अपनी पीठ थपथपाते हैं। सवाल यह है कि हाफिज सईद के खिलाफ आपने आज तक क्या हासिल किया, पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए आपने अभी तक क्या ठोस कदम उठाए? नाकाफी दिखते हैं सब। नहीं, आपका यह कथन सही नहीं है, क्योंकि आप याद करें जब 26/11 का हमला हुआ था उसके बाद भारत की विदेश नीति ने जो काम किए, जब ये प्रणब मुखर्जी जी विदेश मंत्री थे, 2 ही तरीके होते हैं, या तो हम किसी को अटैक करके अपनी चीजें मनवा लें या कूटनीति के द्वारा इस आतंकवाद के चीजों को। आप देखिए, पहली बार अमेरिका ने पाकिस्तान के कई ग्रुपों को आतंकवादी घोषित किया, वहां की सरकार पे सैंक्शंस लगाए, तमाम तरह के दबाव बनाए। हिंदुस्तान के पक्ष में वो देश जो कल तक अमेरिका, हाफिज सईद पे भी, हाफिज सईद भी अरेस्ट किया गया, हाफिज सईद भी अरेस्ट किया गया। उसकी लोकप्रियता पाकिस्तान में बढ़ रही है, जिस तरह से उसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, क्या इसका एहसास है आपको? अभी बता रहा हूँ, कराची में वो कंट्रोल रूम था जहां से उस दिन आका उन्हें मैसेज दे रहे थे। हम क्या कर पाए हैं उसके खिलाफ? हम सब बता रहे हैं। देखिए, अब आप याद करें, इस 26/11 के पहले कितने टेररिस्ट ग्रुप थे पाकिस्तान में जो ओपनली फील्ड में आकर के ऑपरेट करते थे और मजलिसें करते थे और चैनल पे आके बोलते थे। आज उन लोगों को छुपना पड़ रहा है, क्योंकि हमने एक एटमॉस्फेयर बनाया है, पाकिस्तान पे दबाव बनाया। हमारे पकड़ वहां नहीं है, हमारी पकड़ हुई तो हम उठा लाते। तो वो कूटनीति के तरीके से ही हम ऑपरेट वहां पे कर सकते हैं। और वो जो कूटनीति हमने 26/11 के बाद काफी हद तक प्राप्त की, जो पाकिस्तान के सपोर्टर स्टेट भी हुआ करते थे, और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में चलती है वहां की बात पे मेरे पैनल में कोई भी सहमत नहीं होगा। मुझे पता है केसी सिंह साहब भी इससे एतराज जता रहे होंगे, वाईपी सिंह साहब भी, शाहनवाज हुसैन साहब। आपकी एक प्रतिक्रिया, फिर जाऊंगी मैं वाईपी सिंह साहब के पास। शाहनवाज जी। देखिए अंजना जी, जो ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये देश के लिए डिबेट है और इसमें कोई हम राजनीतिक स्कोर करने के लिए नहीं बैठे हैं। जहां तक सवाल ये है कि पाकिस्तान में अब कोई खुलेआम नहीं घूम रहा है, ऐसा थोड़ी कि हमारी सरकार ने कह दिया कि तुम खुलेआम ना घूमो। पाकिस्तान में भी आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खुलेआम घूम रहे हैं, इसमें कोई डिबेट नहीं है। दूसरी बात, जब 26/11 का हमला हुआ उसके बाद हमने पाकिस्तान से बातचीत रोकी थी। फिर जब प्रधानमंत्री शर्म एल शेख गए तो वहां पर ज्वाइंट स्टेटमेंट में हमसे गलती हुई, जो पार्लियामेंट पे चर्चा हुई इसकी, हमने कह दिया कि हम एक दूसरे के यहाँ आतंकवाद की घटना नहीं करेंगे। वो बहुत बड़ी चूक हुई। यहाँ पर आपको केसी सिंह साहब पुराने IFS ऑफिसर हैं जी, वो इस बात पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर जो हमने डोजियर उनको दिया है, उन्होंने अभी तक हमको उन आतंकवादियों को सौंपा नहीं है। पाकिस्तान पर और ज्यादा दबाव बनाने की जरूरत है। इस सरकार को और ज्यादा उनसे सख्त होने की जरूरत है कि हमारे मुल्क में ये जो साजिश हुई है वो पाकिस्तान की सरजमी से हुई है। और यही समझ, और बिल्कुल, जो साजिश करने वाले लोग हैं वो जब तक भारत की सरजमी पर लाकर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, हमारे जख्म हरे रहेंगे, वो भरेंगे नहीं। जब तक उन लोगों पर जो उसके मास्टरमाइंड थे उसके पर दबाव बनाना चाहिए कि पाकिस्तान उनको हमारे यहाँ सौंपे। चिदम्बरम साहब ने उनको लिस्ट दी थी, वो एक भी आतंकवादी आज हम यहाँ वापस नहीं ला पाए हैं, उसकी कोशिश करनी चाहिए। और यही सवाल है के अंदर कोई साजिश करने वाले की आइंदा हिम्मत नहीं हो कि वो भारत के सरजमी पर इस तरह से साजिश। सौंपना तो छोड़िए, उन्हें वहां ग्लोरीफाई किया जा रहा है। वाईपी सिंह साहब हमारे साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। वाईपी सिंह साहब, बड़ा सवाल, आप दोनों नजरिए से समझाइए।
पाकिस्तान से ये आतंक स्पॉन्सर होकर हिंदुस्तान आ रहा है, हम जान रहे हैं, लेकिन यहां पर भी लोकल यूनिट्स हैं जो उनकी मदद कर रही हैं उस इंटेलिजेंस गैदरिंग में। एनसीटीसी जैसे सेंटर्स कितने अहम हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, और पुलिस के लेवल पर किस तरह की बड़ी बड़ी खामियां अभी भी मुंह बाए खड़ी हैं? सिंह साहब। मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम दुश्मन को दोष देते हैं, दुश्मन के सामने मजबूर हो जाते हैं। इजराइल तो कभी नहीं कहता कि आसपास के देश हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे, जबकि वहां पे जो है खतरा यहां से कहीं ज्यादा है। हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कमजोरी है, वो हमको देखना चाहिए। पाकिस्तान जैसे तो आतंकवादी हमेशा रहेंगे। आगे के यदि हम देखें 26/11 के बाद 3 बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं मुंबई के आसपास। पूना में जर्मन बेकरी ब्लास्ट, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट जो हुआ था लगभग 2 वर्ष पहले पिछले साल, और इस साल जो है पूना में सीरियल ब्लास्ट हुआ था जो कि सौभाग्य से बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। हमारी जो है हम लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं। हम लोग ये दिखाते हैं कि हम लोग उपकरण, बंदूक और गाड़ियां लाके टेरर कंट्रोल कर देंगे। क्या ये 3 ब्लास्ट कंट्रोल हो सकते थे नौकाओं और गाड़ियों से? नहीं, टेरर कंट्रोल होता है इंटेलिजेंस नेटवर्क से। एनसीटीसी में तो हम राजनीति दिखाई रहे हैं, फेडरलिज्म की बात ला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुंबई पुलिस जिसने अपनी अकार्य क्षमता दिखाई है पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन में, जैसे कि 150 आरोपी हैं, उसमें से शायद ही कोई हमने एक कसब के अलावा एक अबू जिंदल का कोई नहीं पकड़ा। उसके बाद कसब को फांसी देके हम अपनी पीठ थपथपाते हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने कितनी गलतियां की हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट गायब हो गया है, जो डीएनए सैंपल्स दिए थे 2 आदमियों के एक ही सैंपल चले गए, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद जो है जब डेविड हेडली पकड़ा गया तो एक्स्ट्राडिशन एक्ट के हिसाब से एक सीधी चीज है कि हमको अमेरिका के कोर्ट में एक याचिका दायर करनी थी, वो हमने नहीं की। जब हम अबू सलेम में कर सकते थे तो अमेरिका में हेडली के लिए क्यों नहीं सकते थे? हेडली हमारे हाथ से चला गया। इस तरह से इतनी सारी हमारी गलतियां हैं, वो हम नहीं देख रहे। सिर्फ हमको एक ही तरह रास्ता दिखता है निकलने का, वो है पाकिस्तान कर रहा है, हम तो मजबूर हैं। ये जो एस्केप रूट है केसी सिंह साहब, क्या वाकई अपने बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन को, जिसमें हम जांच को किसी भी तार्किक अंजाम तक नहीं ले जाते हैं, कोई कहीं पकड़ा जाता है तब तार को कड़ियों को जोड़ते हैं, दूसरी तरफ हमारी तैयारी में कमी, हमारे पुलिस फोर्स में कमी, और हम एक स्केपगोट पाकिस्तान को बनाकर सब कुछ उस पर डालते हैं? और ये क्या एक रणनीति भी हो गई है सरकारों की? ये बात आपकी ठीक है। अमेरिका में जब 9/11 का हमला 2001 में हुआ, उन्होंने एक कमीशन बनाया और 1 साल के अंदर अंदर वो कमीशन की रिपोर्ट आ गई, और उसके बाद जो भी एनसीटीसी वगैरह सेंटर्स वहां पे क्रिएट किए, वो उन्होंने सारी एजेंसियों को इकट्ठा करके इंटेलिजेंस से एक जगह कर दी। अब उसके बाद बड़ा हमला अमेरिका में नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि छोटी मोटी कोशिश जरूर चलती रही है अमेरिका के अंदर। तो ये 2-3 एक तो मुश्किलात हिंदुस्तान में ये है कि ये प्रदेशों के पास लॉ एंड ऑर्डर की जो पावर है वो प्रदेशों के पास है। वो हर एक प्रदेश नहीं चाहता कि इस पे वो अपना वो हक छोड़े। यही दिक्कत बैठ के, ये तो राजनीतिक बात है, बैठ के आपस में शाहनवाज जी एक क्विक रिस्पॉन्स आप प्लीज इस पे दे दीजिए। केसी सिंह साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। एनसीटीसी, क्या हम अपनी राजनीति, अपने राज्य सरकारों, उसके ऊपर कभी उठेंगे? कम से कम आतंकवाद के मुद्दे पर नेशनल अगर काउंटर टेररिज्म सेंटर्स बनाने की बात हो रही है, क्या आपको नहीं लगता है इस पर एक बार फिर से सोचना चाहिए? नहीं, देखिए बातें बहुत हुई हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं है। और सवाल ये है कि आज देश के अंदर लोग ये जानना चाहते हैं कि जितनी बातें की उसमें इम्प्लीमेंट कितना हुआ। जो केसी सिंह जी ने उठाया वो बात सही उठाई है। देखिए एक चीज प्रैक्टिकल भी सोचना होगा। इजराइल जो कर सकता है वो हम कर सकते हैं क्या? वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और न हमारी वो स्थिति है, क्योंकि हमारे बगल में पाकिस्तान अपने आप को एटम से सुरक्षित देश उसने बना लिया है जी। तो हम उन पर कैसा दबाव बना सकते हैं? प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। और जहां तक प्रैक्टिकल बात है कि पाकिस्तान को पूरे दुनिया में किनारे किया जा सकता है, और हमने किनारे किया भी है, लेकिन भारत को जो अपनी तैयारी करनी है, जो एनसीटीसी बनाई, उसके ऊपर अभी भी बहुत काम बाकी है। और वही काम अमेरिका में साल भर के अंदर हो गया, जो बाकी है वो कब पूरा होगा? अमेरिका ने जिस तरह से मुकाबला किया है आतंकवाद का, हम क्यों नाकाफी उसमें साबित होते हैं? क्या आतंकवाद के मुद्दे पर देश सो रहा है? क्या तैयारी हमारी ना के बराबर है? क्या फिर हम राम भरोसे हैं और किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? सीधा सवाल आपसे अखिलेश जी।
सवाल यही है कि अभी भी हासिल कुछ नहीं हुआ है। हम पाकिस्तान के साथ बातचीत हमने शुरू कर दी है, क्रिकेट भी खेलने जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि आपने क्या हासिल किया है। 26/11 के जितने भी आप कह सकते हैं आर्किटेक्ट पाकिस्तान में हैं, उन तक तो आप पहुंच भी नहीं पाए। देखिए, थोड़ा समय दीजिएगा। ठीक है, हम आपके एजेंडे से बियॉन्ड है, लेकिन हमें थोड़ा समय दिए। देखिए, किसी भी इस तरह की चीजों के लिए दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनेशनल, एक डोमेस्टिक। डोमेस्टिक पार्ट में इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद सिक्योरिटी और ऑपरेशंस। हमारे इंटेलिजेंस के लिए 26/11 के बाद एनआईसी बनाई गई। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो क्षमता कम थी उसको कई 100 गुना बढ़ाई गई, उनको वेल इक्विप्ड किया गया, जो सबसे बड़ी रीढ़ होती है किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को वहां अपने पकड़ने रोकने के लिए। सिक्योरिटी का जब एनआईसी बन गई, लेकिन एनसीटीसी पे विरोध है। क्यों विरोध है भाई? क्यों लोकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पे? लोकल गवर्नमेंट क्यों पॉलिटिक्स कर रही है? जब साफ साफ उसमें लिखा है कि जो इंटरनेशनल या नेशनल टेररिज्म से जुड़े चीजें होंगी सिर्फ उसमें ही ऑपरेट करेगी, उस पर कोई राजी नहीं हो रहा। क्यों नहीं राजी हो रहा? ये जवाब ले लेते हैं ना शाहनवाज जी से। शाहनवाज जी से नहीं तो ठीक है, इसमें बाद में जवाब दीजिए। मैं अपनी पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं। दूसरी बात, सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट का अंग नहीं होता, वो स्टेट गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटी होती है। उसमें एनएसजी को 4 जगह और भी डिप्लॉय कर दिया गया, तमाम सिक्योरिटीज के और ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, स्टेटों को भी पैसे दिए गए हैं, उनको भी इक्विप किया गया, और उनके लिए भी इस तरह सरकार की तरफ से तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी लबोलुआब सिर्फ इतना है कि 26/11 के बाद भी लगातार आतंकी नहीं। टाइम मेरे पास वक्त की कमी है, मेरी पूरी बात अखिलेश जी वक्त की कमी है। 26/11 के बाद भी देश के अलग अलग हिस्सों में कई आतंकी हमले हुए हैं। शाहनवाज जी, एनसीटीसी पर राजनीति नहीं करेगी बीजेपी? देखिए, राजनीति कहाँ कर रहे हैं? ये जो कांग्रेस के अखिलेश जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब इस पे लोकल गवर्नमेंट राजनीति कर रही है, राज्य सरकार। अब लोकल तो इनकी कहीं गवर्नमेंट है नहीं, मतलब वो जो कह रहे हैं राज्य सरकारों के बारे में, मुझे लगता है राज्य सरकार इनकी कहीं है नहीं, इसलिए वो राज्य सरकार को दोषी दे रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। दोनों बात ये खुद कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हाँ, हम तो बता रहे हैं, हम तो इक्विप कर रहे हैं, हम तो इक्विप कर रहे हैं। एनसीटीसी में तो आप लोग विरोध किया, क्यों नहीं होने दे रहे एनसीटीसी? हम सेंट्रल गवर्नमेंट तो इक्विप कर रही है ना। इसी सवाल के साथ इस बहस का हमें अंत करना पड़ेगा। शाहनवाज जी, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपका भी, केसी सिंह साहब, वाईपी सिंह साहब, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी सवाल के साथ इस पूरी बहस का अंत करते हैं। एनसीटी जैसे मुद्दे जो आतंकवाद से सीधे जुड़े हुए हैं, उस पर भी राजनीति होती रही है, और बड़ा सवाल यही कि आज भी यही लगता है कि सुरक्षा राम भरोसे है इस देश में, जैसे हम किसी और हादसे का इंतजार कर रहे हैं। ये वक्त जागने का है।